नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। तो चीन को रहस्यों के आवरण में ढका हुआ मुल्क माना जाता है। चीन की मानसिकता को समझने का सही तरीका क्या है? और जिस तरह कहा जा रहा है कि 2049 तक चीन दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश बनने का सपना देखता है, तो उसमें कैसे भारत उसके इस सपने की, इस आकांक्षा के आड़े आ रहा है, और क्यों चाइना भारत को लगातार दबाने और नीचा दिखाने की कोशिशें करता रहता है? तो ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा? भारत और चीन के रिश्तों की कहानी को बताती ये किताब वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जी ने लिखी है, जो कि वुल्फसन प्रेस फेलो रह चुके हैं केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। एक लंबा अरसा उन्होंने चीन में गुजारा है। चीन की मानसिकता को समझते हैं, एक तरह से कहा जाए तो चीन में क्या हालात थे उस समय 80 के दशक में, उसको उन्होंने करीब से देखा। रंजीत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। तो रंजीत जी, चीन को क्यों रहस्यों के आवरण में ढका हुआ मुल्क माना जाता है? और जिस तरह आपकी किताब की अगर हम बात करें, जिसमें भारत और चीन के रिश्तों की चर्चा है, और बहुत विस्तार से और बहुत ही रोचक तरीके से जिसमें आपने कई पहलुओं को छुआ है चीन से जुड़े हुए, तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्यों इतने लेयर दर लेयर चीन को समझना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, चीन का 5000 साल का एक सभ्यता का इतिहास रहा है। चीन को इस बात पर गर्व है, और चीन इस सभ्यता को आधार बना करके दुनिया को पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। देखिए, चीन को प्रतीक के तौर पर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन चीन के प्राचीन किंवदंतियों में 2000 सालों से प्रचलित एक दैत्याकार सांप की तरह एक जानवर रहा है। और दूसरी ओर भारत में हाथी को भारत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। हालांकि आधिकारिक प्रतीक हाथी को नहीं बताया गया है, लेकिन ड्रैगन और हाथी को लेकर के जो उपमा बना करके दुनिया भर में तुलना की जाती है भारत और चीन को लेकर के, वो काफी रोचक है। ड्रैगन एक वास्तविक जानवर नहीं है, एक काल्पनिक जानवर है जो एक दैत्याकार सांप की तरह लगता है। और जब चीन के नेता ये कहते हैं कि ड्रैगन और हाथी को आपस में नृत्य करना चाहिए, तो बड़ी हैरानी होती है। आखिर ड्रैगन और हाथी आपस में कैसे नृत्य कर सकते हैं? दोनों में दोस्ती कैसे हो सकती है? यह एक दुनिया के सामरिक पर्यवेक्षकों को हैरान करता है। यह बात लोगों को विस्मय पैदा करती है कि ड्रैगन और हाथी कैसे आपस में साथ साथ दोस्ती बना सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन की जो महत्वाकांक्षा है दुनिया पर राज करने की, और भारत उस महत्वाकांक्षा में आड़े आ रहा है। चीन को यही बात खटक रही है कि एशिया में एकमात्र छत्रप बनने की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, भारत ने उसे चुनौती दी है। और चीन को यह बात चूंकि पसंद नहीं आ रही, इसलिए चीन ने भारत को हर मंच पर, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नीचा दिखाने की कोशिश की है। और हाल में जिस तरह से लद्दाख के सीमांत इलाकों में चीन की सेना ने भारतीय इलाके पर अतिक्रमण किया है, वह चीन की रणनीति की एक मिसाल है। रंजीत जी, आपने चीन में एक लंबा अरसा बिताया है और आपने उसे एक चालबाज देश के तौर पे विकसित होते हुए देखा है। और चीन को लेके भारत ही नहीं, दुनिया भर, पूरी दुनिया चिंतित रहती है, जो उसकी जिस तरह से चीन के कारनामे होते हैं उन्हें लेकर। तो जिस तरह कहा जाता है कि लगातार हमने देखा है कि चीन भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाता रहता है। तो चीन के अगर हम भारत और चीन में तुलना करें, तो जिस तरह की माइंडसेट को चीन के समझने की बहुत ज़रूरत है। भारत में शतरंज खेला जाता है, लेकिन चीन में वेची खेला जाता है। तो क्या उस खेल के जरिए चीन को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, चीन की स्ट्रैटेजी को, चीन की जो सोच है उसको? देखिए, प्राचीन काल से ही चीन के शासक एक नई तरह की रणनीति पर अपने देश को आगे बढ़ाते रहे हैं, और वह रणनीति रही है कि किस तरह से चीन की सीमाओं को विस्तार दिया जाए, चीन की सीमाओं को फैलाते रहा जाए। और इसी रणनीति के तहत चीन के शासक सदियों से अपने भौगोलिक इलाके का विस्तार करते रहे हैं। चीन का आज का जो इलाका है, तिब्बत का, सिंचियांग का
और इनर मंगोलिया, भीतरी मंगोलिया जिसे कहते हैं, ये चीन के मौलिक हिस्से नहीं रहे हैं। चीन के शासकों ने 17वीं 18वीं सदी के दौरान इन सारे भूभाग पर कब्जा स्थापित कर अपना शासन स्थापित किया। तो चीन की यह रणनीति शुरू से रही है कि अपने प्रभाव का किस तरह से विस्तार किया जाए, और अब जब आधुनिक दुनिया में चीन एक विश्व की ताकत के तौर पर उभर चुका है, तो वह उसकी मंशा है, उसका सपना है। वो अपने देश के लोगों को ये सपना दिखा रहा है कि वह एक कुछ सालों के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरे। 2049 तक जब चीन की स्थापना की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी, चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देशवासियों को यह सपना दिखाया है कि वो दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश बनेगा। अमेरिका को पछाड़ करके वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो चीन की यह जो महत्वाकांक्षा है, उसे लागू करने के लिए चीन एक चालबाज रणनीति अपना रहा है। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, चीन क्यों एक चालबाज देश है। देखिए, ये जो मुंह पर मीठा बोलने की रणनीति होती है और पीठ में छुरा घोंपने की रणनीति होती है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो रणनीति होती है, चीन उसी नीति पर सदियों से चलता रहा है और आज भी चलने की कोशिश करता है। जैसा कि वो भारत के साथ दोस्ती की बातें करता है और दूसरी तरफ वो भारत पर सैन्य अतिक्रमण भी करता है, पीठ पर वार करता है। तो भारत एक मिसाल है तो सारी दुनिया के लिए कि किस तरह से वो अपने दोस्त के साथ दोस्ती की बातें कर करके पीठ में छुरा घोंपने की रणनीति अपनाता है। जी, रंजीत जी, अपनी किताब के पहले अध्याय में, जिसका नाम है नीची पाओलुमा, इसको हम किस तरह से इस महामारी से, इस पैंडेमिक से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, चीन आज एक बहुत ही समृद्ध ताकतवर देश बन चुका है, लेकिन यदि हम हजारों साल पहले चीन का इतिहास देखें तो चीन में बहुत ही गरीबी थी, भूखमरी थी। चीन के जो आम लोग थे बहुत गरीबी अभाव की अवस्था में रह रहे थे। अब खाने पीने की भी उनकी इतनी समस्या थी कि वो कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं को खा करके अपना गुजारा करते थे। तो चीन की यह जो परंपरा रही है, कीड़े मकोड़े खाने की, हिंसक प्रवृत्ति की जो परंपरा उनकी बन चुकी है, आज भी चली आ रही है। हालांकि आज के चीन में काफी समृद्धि हो चुकी है, लेकिन उनकी खान पान की आदतें नहीं बदली है। उनकी मानसिकता वही बनी हुई है, उग्र मानसिकता, हिंसक मानसिकता। उससे अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं, और यही वजह है कि चीन आज न केवल भारत बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ इसी तरह का व्यवहार कर रहा है। उनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपना करके उन्हें दबाने की कोशिश करता है, उनके भौगोलिक इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, और आर्थिक और सामरिक प्रभुत्व जमा करके पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश, रणनीति पर चीन चलता रहा है। जी, कब चीन चालबाज बन गया, या फिर वो हमेशा से ही ऐसा चालबाज था? चीन की सदियों से ऐसी मानसिकता देखने में आई है, जिस तरह से वह पड़ोसी देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने की रणनीति अपनी चालबाज रणनीति के तहत लागू करता रहा है। वह यह साबित करता है कि चीन एक शुरू से ही चालबाज देश रहा है, और इसी चालबाजी की बदौलत चीन ने अपने भौगोलिक इलाके का विस्तार किया। तिब्बत कभी एक स्वतंत्र देश होता था, सिंचियांग का इलाका, पूर्वी तुर्किस्तान का इलाका कभी स्वतंत्र देश होता था, मंगोलिया का इलाका, उसका बहुत बड़ा इलाका चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। तो चीन ने बड़ी चालाकी से अपने भौगोलिक इलाके का विस्तार किया। तो यही चीन की एक ऐतिहासिक हम सोच कह सकते हैं कि वो अपने इलाके के विस्तार का, अपने देश के सामरिक प्रभुत्व का विस्तार का, जिस तरह से वो की रणनीति चलता रहा है, वह उजागर करता है कि चीन किस तरह से पूरे विश्व पर अपनी प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। जी, साथ ही बहुत ही जिस तरह शी जिनपिंग की बात की जाए तो चिंता की बात यह है कि इनकी अगुवाई में जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया भर में, आप जिस तरह बता रहे हैं कि अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी अभियान को चलाया, क्यों भारत ही उसके निशाने पर ज्यादा है? भारत चीन के निशाने पर इसलिए ज्यादा है कि चीन की महत्वाकांक्षा में भारत आड़े आ रहा है। चीन एकमात्र छत्रप बनने की जो चीन की रणनीति है, महत्वाकांक्षा है, भारत उसे चुनौती दे रहा है।
चीन को यह बात पसंद नहीं आ रही है। भारत ने जिस तरह से हिंद प्रशांत के देशों के साथ एक चतुर्पक्षीय गठजोड़ बना करके चीन की चुनौती का मुकाबला करने के साथ साझेदारी की रणनीति अपनाई है, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, चीन को यह बात पसंद नहीं आ रही है। चीन को लग रहा है कि भारत इस तरह से एशिया में चीन के एकाधिकार को चुनौती देने की रणनीति पर चल रहा है। इसलिए दुनिया की नजरों में भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन ने हाल में भारत के इलाके पर सैन्य अतिक्रमण किया है और भारत पर सैन्य दबाव बना करके भारत को झुकाने की रणनीति अपनाई है, ताकि दुनिया को लगे कि चीन कितना ताकतवर देश है और वह भारत जैसे देश को भी दबा सकता है। क्या आपको कहीं लगता है कि इसके पीछे क्योंकि चीन की ये कोशिश हो सकती है कि बार बार वो अपने लोगों का ध्यान बॉर्डर पर क्यों लगाना चाहता है? क्या वहाँ इस समय शी जिनपिंग के समय में इस समय क्या बहुत सारी आंतरिक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं? देखिए, भारत और चीन के रिश्ते 90 के दशक में और मौजूदा सदी के पहले दशक में काफी अच्छे होने लगे थे, लेकिन 2013 से जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं भारत और चीन की दोस्ती में आड़े आने लगी। शी जिनपिंग चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे और इसी महत्वाकांक्षा के तहत महत्वाकांक्षा को हासिल करने की रणनीति के तहत उन्होंने भारत के खिलाफ सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की। 2013 के बाद से चीन की सेना ने भारत पर 5 बार सैन्य अतिक्रमण किया है। यह दिखाता है कि चीन के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ कितना आक्रामक रवैया लेकर के चल रहे हैं और न केवल भारत बल्कि दक्षिण चीन सागर में जो समुद्र तटीय देश हैं उनके समुद्री पर भी चीन जिस तरह से अपना प्रभुत्व जमा रहा है, वो चीन की समग्र रणनीति की ओर इशारा करता है। जी, साथ ही अगर हम पीछे चले जाएं, चीन के अगर कल्चर की बात करें तो वहाँ से माओ सूट को हटाया गया जिसका आपने जिक्र किया अपनी किताब में, और वेस्टर्न कोर्ट ने उसकी जगह ली। किस तरह से ये ट्रांजिशन हुआ, और ये भी लिखा आपने कि उस समय वेस्टर्न सूट जो है उनको सिलने वाले जो कारीगर हैं वो भी नहीं मिलते थे। देखिए, माओ त्से-तुंग के शासनकाल में चीन आर्थिक तौर पर प्रगति नहीं कर सका। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति चीन में बेमिसाल देखी गई, लेकिन चीन आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ा रहा। 1980 के दशक में तंग शाओपिंग जब चीन के प्रमुख सबसे बड़े नेता बने, शिखर पुरुष कहे गए, उन्होंने चीन को प्रगति के राह पर ले जाने के लिए 4 आधुनिकीकरण का एक रास्ता दिखलाया। 4 मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं, उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना लागू करनी शुरू की और चीन को आर्थिक विकास की राह पर खड़ा किया। जब चीन के नेता तंग शाओपिंग कहते थे कि अभी वक्त शांति का है, शांतिपूर्ण विकास का है, अभी हम दुनिया के साथ टकराव के रास्ते पर नहीं जा सकते। और एक बार जब चीन ने शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल कर लिया, तो वो सामरिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। शी जिनपिंग की जो आक्रामक रणनीति है वो चीन को दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत के तौर पर स्थापित करने की है, और यही वजह है कि चीन न केवल भारत बल्कि विश्व के दूसरे देशों के साथ भी तनाव और उनका रिश्ता मोल ले रहा है। जी, साथ ही अगर हम चीन के कल्चर की बात करें तो, और भारत जिस तरह आपने अपनी किताब में जिक्र किया, आपने लंबा समय 80 के दशक में गुजारा है चीन में, आप चीन में रहे हैं, तो वहाँ पर जिस तरह ये कहा जाता है कि वहाँ भारतीय फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है और जो चीन में भारत को पश्चिमी स्वर्ग की तरह देखा जाता है, खासकर उन लोगों में जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। तो ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जिसको चीनी लोगों ने भारत के अपनाया या पसंद किया, लेकिन वो भारत सभ्यता को क्या पूरी तरह समझते हैं, और भारत में या लैंग्वेज बैरियर था या क्या था, हम उतनी अच्छी तरह उनकी सिविलाइजेशन को या चीन को नहीं जानते, और क्या तरीका है चीन को बेहतर समझने का या उसकी मानसिकता को या उसकी सोच को बेहतर ढंग से समझने का। देखिए, 70 के दशक तक जब माओ त्से-तुंग का शासन चीन पर रहा,
चीन एक पूरी तरह बंद समाज था। लेकिन 80 के दशक में तंग शाओपिंग ने जब चीन का शासन संभाला तो चीन के द्वार बाकी दुनिया के लिए खोल दिए। उन्होंने कहा कि चीन के घरों की सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे खोल दो ताकि एक नई स्वच्छ हवा अंदर प्रवेश कर सके। इनका कहने का तात्पर्य यह था कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहाँ की संस्कृति और अन्य बातों का चीन में प्रवेश करने दो। उसी नीति के तहत तंग शाओपिंग ने विदेशी फिल्मों को चीन में दिखाने की अनुमति दी और इसी नीति के तहत भारतीय फिल्में चीन में काफ़ी लोकप्रिय हुई। 80 के दशक में जब मैं चीन में रहता था वहाँ नूरी फिल्म काफ़ी लोकप्रिय हुई थी और मुझे याद है कि रविवार की एक शाम को चीन के टेलीविज़न पर, उस समय एक ही चैनल होता था, जब रविवार की शाम को प्राइम टाइम पर 6 बजे नूरी की फिल्म दिखाई गई तो न केवल चीन की राजधानी पेइचिंग बल्कि पूरे चीन की सड़कें और गलियां सुनसान हो गई थी, क्योंकि चीन का हर आदमी टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ था। नूरी फिल्म को चीनी में डब करके दिखाया गया था और जब मैं वहाँ पर सड़कों पर घूमता था तो चीनी लोग मुझे भारतीय की तरह तुरंत पहचान लेते थे और नूरी फिल्म के नायकों की तरह वो मुझे याद करने लगते थे और कहते थे कि आप नूरी फिल्म का गाना सुनाइए। तो इस तरह से भारतीय फिल्में चीन में काफ़ी लोकप्रिय हुई और आधुनिक काल में भी दबंग और 3 इडियट्स जैसे फिल्में चीन में काफ़ी लोकप्रिय हुई। तो इसकी वजह यह थी कि चीन में जो जिस तरह से सांस्कृतिक दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, घुटन महसूस कर रहे थे चीन के लोग, उन्हें एक नई हवा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भारत की कल्चर से प्रभावित थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह आपने लिखा है कि भारत को पश्चिमी स्वर्ग की तरह देखा जाता था। अंत में मेरा आपसे ये सवाल है और संक्षिप्त में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारत के लोगों को चीन को किस तरह समझना चाहिए, क्योंकि भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर चीन के आक्रामक रवैये को हमने देखा है, दबाने की, भारत को नीचा दिखाने की, हर मोर्चे पर, इंटरनेशनल मंच हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, कहीं भी हो, चाहे हमारे बॉर्डर्स हों, चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है, साइबर अटैक करने से बाज भी नहीं आता है। वो ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें भी घुस सकते हैं, उसको भी अस्त व्यस्त कर सकते हैं। तो चीन से निपटने का क्या तरीका होगा बेहतर? देखिए, सबसे पहले तो हर भारतीय रणनीतिकार को ये समझना होगा कि चीन जो बोलता है वो करता नहीं है। चीन मुंह पर कुछ बोलता है और पीठ पर कुछ और करता है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली रणनीति अपना करके चलता है। सामने आने पर दोस्ती की बातें करता है और पीछे हटने पर पीठ पर वार करने से नहीं चूकता। तो हर भारतीय रणनीतिकार को यह देखना होगा कि चीन के साथ दोस्ती की बातें करते हुए उसके साथ रिश्ते कैसे आगे बढ़ाएं। रिश्ते बढ़ाने जरूरी हैं। चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन एक दुनिया की आर्थिक ताकत है। दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत होने भी जरूरी हैं, लेकिन इन आर्थिक रिश्तों में संतुलन कैसे लाया जाए, भारतीय नेताओं को यह देखना होगा। चीन को हर नजरिए से परख करके ही, उन्हें समझ करके ही चीन के साथ रिश्ते विकसित करने की रणनीति भारतीय रणनीतिकारों को अपनानी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमसे बात करने के लिए और अपनी किताब में आपने जितने विस्तार से चीन के बारे में बताया और हम इस कार्यक्रम को जो भी लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किताब लिखी गई है कि आप एक बार इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो एक चैप्टर के बाद दूसरा आप जानना चाहते हैं चीन के बारे में, और अगर आप चीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी एक किताब आपके लिए उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और जिस तरह से इसका जिक्र आता है बार बार बॉर्डर की बात हो, चाहे हमारी बायलैटरल ट्रेड की बात हो, चाहे हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी की बात हो, चीन की चालबाजियों पर बार बार जिक्र आता है। उसकी सोच को समझने की ज़रूरत है, उसकी मानसिकता को समझने की ज़रूरत है, और जिससे कहा जाता है कि अगर आप आसान शब्दों में अपनी बात को कह दें तो वो आपके एक्सपीरियंस को भी बताता है कि उस विषय पर आपकी कितनी गहन जानकारी है, कितनी बेहतर ढंग से आप उस विषय को जानते हैं, समझते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार जी हमसे बात करने के लिए और चीन के से जुड़े कई पहलुओं पर, कई पक्षों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। हम आगे भी आपकी किताब की अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे जो पहलू हैं वो अनछुए रह गए, इतने कम समय में इस पर बातचीत कर पाना संभव नहीं है। आगे की हम इस अपने कार्यक्रमों में भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमसे शुक्रिया पूर्णिमा जी, चर्चा के लिए, मेरी पुस्तक को चर्चा में लाने के लिए शुक्रिया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।